So, Jai Hind everyone. Welcome back to our current affairs classes. Today, लास्ट टाइम हमने जो क्लास लिया था उसमें अभी हम लोगों ने 22 वाला कवर किया था, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक था. आज हम कल वाला और आज वाले जो भी इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि एक जंपिंग स्पाइडर का न्यू हमने सोर्स किया है, तो वो देख लेंगे. And after that we will see that the religious instruction in the madrasas cannot be whisked away. What is mean by that? Religious instruction. हाँ, जैसे इनका ये कहने का मतलब है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर मदरसा में कुछ दिया जा सकता है तो उसको हम मना नहीं कर सकते, वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. साथ साथ वो और भी पढ़ाई करें. होता है ना, राइट टू माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये है. तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ये कहें, अभी केस एक चल रहा है ना, एक यूपी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि मदरसा को हम बैन करेंगे, बंद करेंगे, उनका टोटल चेंज करेंगे. तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज नॉट बैड थिंग until and unless whatever education you are giving that should be as per the update. जो है ना कि मॉडर्न होना चाहिए. आप कहीं पे भी पढ़ाएं, मंदिर में पढ़ाएं, आप जाके गुरुद्वारा में भी पढ़ाएं, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है पढ़ाना. लेकिन साथ साथ आप ये भी पढ़ाइए जो नीड है, जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, दैट शुड बी देयर. आफ्टर दैट इंडिया सिंगापुर टू एक्सप्लोर द ज्वाइंट डेवलपमेंट. तो ये इंडिया सिंगापुर के बीच का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अपडेट हम देखेंगे. आफ्टर दैट इंडिया 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी 3 उसमें इंडक्टेड है, ठीक है. सबमरीन क्या होता है? व्हाट इज द सबमरीन? पनडुब्बी, उसको पनडुब्बी, ओके. पानी के अंदर से मिसाइल आएगा, बाहर अटैक करेगा, पानी के अंदर अंदर रहता है ताकि उसका पता नहीं लगाया जा सके, वो अंदर अंदर ही चलेगा धीरे धीरे. तो सबसे ज़्यादा एडवांस इस समय अगर नवल डिफेंस में देखा जा रहा है दैट इज द सबमरीन. और वो न्यूक्लियर इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है फॉर द प्रोपल्सन, ठीक है ना. दैट इज द मेन थिंग. अदरवाइज ये नॉर्मल स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी इसका यूज होता है. बट द न्यू डेवलपमेंट जो हो रहा है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उसके इंजन को चलाने के लिए. दैट इज द मेन थिंग. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द विजय रहाटकर टेक चार्ज एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी और द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी. गुड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस. देन वी विल सी दैट द मुस्लिम मेन कैन रजिस्टर मोर देन 1 मैरिज. हाई कोर्ट. तो बढ़िया है, 2 शादी करें, जिसको 2 शादी करना है यू शुड कन्वर्ट टू द मुस्लिम. तो अभी भी ये क्यों हो रहा है? पर्सनल लॉ हमने पढ़ा था ना, पर्सनल लॉ अभी भी रिलीजन के हिसाब से है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम लोग बीच में कर रहे थे, अभी उत्तराखंड ने पास किया था. हम यही कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अभी ये नहीं है. इस पे बड़ा डिबेट है क्योंकि अभी रिलीजन के हिसाब से चला रहे हैं और रिलीजन के नाम पे लोग लड़ाई करने लगते हैं. अभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए. ऑलरेडी वी हैव द हिंदू कोड बिल, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स को जो कवर करता है. फॉर द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन दैट इज देयर ओन सेपरेट रिलीजियस लॉज दैट गवर्न देम. दैट इज द मेन थिंग इनटू द पर्सनल लॉ. ब्राउन डॉर्फ वानेबल स्टार, ठीक है. तो एक जोग्राफिकल फिनोमिना होता है, स्टार होता है, प्लैनेट होता है, मून होता है, उसमें से एक ब्राउन ड्वार्फ. हमने अभी क्या पढ़ा था एक दिन? लाइफ ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ. व्हाइट ड्वार्फ जैसे जब स्टार मरता है तो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ऐसे ही एक जब प्रोडक्शन होता है, जब कोई स्टार, जब गैलेक्सी बनता है, गैलेक्सी के बाद क्या स्टार्स बनते हैं? कैसे बनता है? धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है, गैसेज हैं, वो पास आते जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है और धीरे धीरे उसके अंदर की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. एक ऐसा ही बॉडी जो न ही इतना बड़ा हो कि स्टार कहा जाए और न ही इतना छोटा हो कि वो प्लैनेट कहा जाए, प्लैनेट की तुलना में बहुत बड़ा हो
और स्टार की तुलना में छोटा हो उसको हम कहेंगे ब्राउन ड्वार्फ। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। उसी में एक होता है, जैसे होता है ना कि एक प्रजाति होती है वो ना गधा होता है और ना ही घोड़ा होता है, तो इसी टाइप का ये भी है। दिस इज नाइदर ए प्लैनेट नॉर ए स्टार। After that we will see that the world need blue helmet who act as the blue helmet. Blue helmet क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? क्या करता है यूनाइटेड नेशन? ग्लोबल गवर्नेंस, जैसे पार्लियामेंट है देश के लिए लॉ बनाता है, देश का गवर्नेंस होता है, द सेम इज डन बाय द यूनाइटेड नेशन। ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल लेवल पे अगर कोई युद्ध हो रहा है कैसे रोका जाए, कैसे गवर्न किया जाए, तो यूनाइटेड नेशन होता है। उसी का एक आर्मी पुलिस फोर्स जो सिक्योरिटी फोर्स टोटल है उसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो वो लोग हेलमेट यूज करते हैं वो ब्लू होता है, इसीलिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट भी कहते हैं। इसमें यही डिस्कशन किया गया है कि जो हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रहा है, जो यूक्रेन एंड रसिया के बीच में चल रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोक पा रहा है यूएन? यूएन का क्या है, फेलियर ही है। तो यूएन कई बार फेल हो जाता है, कई बार सक्सेस भी है। उसी का एनालिसिस है कि कब कब उन्होंने सक्सेसफुली इंटरवीन किया है, चीज़ों को रोक दिया है। अगर मानिए जिस दिन अटैक हुआ था हमास का ऑन द इजराइल, उसी दिन यूएन पीस कीपर्स चले गए होते तो जो 40-50 हज़ार लोग मरे हैं फलस्तीन में तो बच गए होते ना, वो भी बच्चे, औरतें, वुमेन्स, वही मैक्सिमम संख्या उन्हीं की है, तो जान बच गई होती अगर यूएन फंक्शनल होता अच्छे से। फेल है तो क्या है, फेल है तो इतनी डेथ जो हम देख रहे हैं, डिवास्टेशन, वो क्या है, यूएन अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा इसीलिए है। यूक्रेन का भी केस यही है, यूक्रेन में भी अब यही सब चल रहा है ना। अगर यूएन का पीस कीपिंग फोर्स हो जाता तो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी होता है कई बार, क्योंकि सही टाइम पे वो पहुंच नहीं पाते हैं। जो पावर पॉलिटिक्स होता है ग्लोबल लेवल पे, जो सुपर पावर के गेम में कई बार फंस जाते हैं, इसका उनका हमेशा से क्रिटिसिज्म होता रहा है। ओके, तो ये हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देन वी विल सी दैट द वर्किंग टुवर्ड्स ए मीनिंगफुल विक्टिम रजिस्टर इन द बस्तर। बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। बस्तर क्यों न्यूज में रहता है? ट्राइब्स, नक्सलाइट, माओइस्ट, यही सब होता है। दंडकारण्यक वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे ये है कि आप अगर नक्सलाइट मूवमेंट जो भी चल रहा है, माओइस्ट मूवमेंट, अगर उससे आप लड़ना चाहते हैं, चीज़ों को रोकना चाहते हैं, तो सिर्फ आप सिक्योरिटी फोर्स का यूज करके नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे उनका इश्यू क्या है, सिक्योरिटी का भी इश्यू है, डेवलपमेंटल इश्यू है, और उनका इन्वायरमेंटल इश्यू है, कल्चरल इश्यू है, उनके कल्चर को खतरा है, डिस्प्लेसमेंट है ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्किंग टुवर्ड्स ए मीनिंगफुल वर्किंग रजिस्टर, विक्टिम रजिस्टर, एक वो लोग स्टेट में जितने भी माओवादियों के अटैक से या आदमी के अटैक से जो भी प्रभावित होते हैं ना, मानी किसी फैमिली का मेन उनके फादर की डेथ हो गई, पूरी फैमिली बच गई, तो अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे जो नीड होता है उनको, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी अदर नीड है, तो फिर वो कन्वर्ट होंगे इनटू द माओइज्म और ज़्यादा गुस्सा होकर लोग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि एक मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी। अभी हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रहे थे जहाँ पे हमारा अटैक हो रहा था सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा उन पे। अभी लास्ट 3-4 दिन पहले देखा था 35 माओवादी को मारे सिक्योरिटी फोर्स, सही था ना। तो ये है कि आप सिक्योरिटी एडवांसमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप डेवलपमेंटल एडवांसमेंट नहीं लेंगे तो ट्राइबल फोर्स, जो ट्राइबल मूवमेंट है, वो क्या है, उसका फायदा उठाएगी। आपने मार दिया, फिर उनके बच्चे हैं उनको कहेगा देखो तुम्हारे पूरे खानदान को मार दिया, बंदूक उठाओ, लो यही है तुम्हारे पास सोल्यूशन, फिर वो माओवादी बनते हैं। तो उसी का इसमें पूरा एनालिसिस है कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। After that we will see that the job crisis undermines state legitimacy. अगर किसी ऐसा स्टेट है, देश है जहाँ पे जॉब नहीं है, तो लोग उस गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करेंगे। मेन होता है ना कि हमारा जीने, एक गवर्नमेंट क्यों बनाया जाता है कि गवर्नेंस अच्छे से हो, और एक आदमी की, किसी भी एक सिटीजन का क्या नीड होता है, लाइवलीहुड चाहिए,
आप जॉब दे दीजिए या आप बिजनेस करने का तरीका दे दीजिए, दो ही चीज़ चाहिए, खाने का एक पेट भरने का तरीका होना चाहिए। जब आपको मीनिंगफुल जॉब ही नहीं मिल रहा है तो आप उस सिस्टम को क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। तो वही कह रहे हैं, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लेजिटिमेसी? लोगों के बीच में जो एक्सेप्टेंस होता है किसी सरकार क्यों चलती है? क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सरकार है, उसकी बातों को मानते हैं। लोग जब इग्नोर करना स्टार्ट कर दे तो सरकार चलेगी नहीं चलेगी। तो इस पे इससे लिखा जा सकता है कि जॉब क्राइसिस जो है वो छोटा मोटा दिक्कत नहीं है, पूरे स्टेट की लेजिटिमेसी को खराब कर सकती है। ऐसे ही तो होता है अफगानिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज में, सोमालिया में। क्या है? खाना बदोशी है, लोग सब कोई पायरेट्स बना है, लूटपाट इधर उधर मचे रहा है, क्योंकि जॉब नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वहां पे फंक्शनल नहीं रहेगा दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन वी विल सी दैट द नेक्स्ट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, कंटिन्यूअसली पढ़ लें, ये जीएस पेपर 2 का है, जीएस पेपर 2। और वहां पे हमारा एक एरिया है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955, यही है ना? आज़ादी के पास हमने एक एक्ट लाया और उसको अमेंडमेंट किया। अभी क्यों न्यूज़ में था सिटीजनशिप एक्ट? फिर से रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, कल वीडियो देखे थे, उसमें पत्थर उत्थर चला रहे थे, वो पत्थर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ही खिलाफ था। क्या था? कई बार न्यूज़ में पढ़े हैं, बताइए आप। तीन कंट्रीज को और नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप दे रहे थे, इसी को लेके है। ठीक है। अब उसके पहले एक और अमेंडमेंट हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। राजीव गांधी के टाइम पे जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें था कि सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश से माइग्रेट हुए थे वो असम में आके बसे थे। अब असम में उनके खिलाफ उल्फा स्टार्ट हो गया था। उल्फा एक स्टूडेंट यूनियन के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक तरीके से वो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। नहीं होता है कि वहाँ पे जितने भी बाहरी हैं सबको मार रहे थे, बिहार से लोग गए हों, यूपी से गए हों, कह रहे थे असम छोड़ो। उनका मेन कॉन्सर्न था कि आपने आके यहाँ का जो जंगल है, जमीन है, पानी है, सब कैप्चर कर लिया है, जॉब है, और आसामी लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, आप उनसे मजदूरी करवा रहे हैं। आप देखिएगा आसाम में जाइएगा, जो जितने भी टी प्लांटेशन है यूपी बिहार के ओनर हैं, और जो लोकल्स हैं ट्राइबल से काम करा के बहुत कम पैसा देते हैं, हालत बहुत ख़राब होती है। और वो लोग सीधे साधे होते हैं। जैसे मेनली जो ट्राइबल है वो अगर 100 रुपये भी कमा रहे हैं और उनसे 100 का 100 भी लूट लेते हैं तो भी उनको लगता है कि हाँ मतलब क्या करें, देना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। तो ऐसे में वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था। इंसर्जेंसी को रोकने के लिए राजीव गांधी ने एक एकॉर्ड लिखा। एकॉर्ड में ये कहा कि ठीक है, इनको हम सिटीजनशिप भी दे रहे हैं, और उसका एक सीलिंग डेट दे दिया कि 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने अटैक स्टार्ट किया उस डेट के पहले जो आए होंगे उनको हम दे देंगे, उनके बाद वाले को हम नॉर्मल प्रोसेस से देंगे, यही था। तो इसमें बैलेंस किया गया कि असम का जो कल्चर है उसको भी बचा लें। अगर कोई स्टेट है जैसे गोरखपुर है, तो गोरखपुर के पॉपुलेशन है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं पॉपुलेशन, तो एक बैलेंस बचाने के लिए क्या होगा कि बाहर से जो आ रहे हैं उनका भी राइट है ना, क्योंकि उनको भी तो है कि आप दूर कहीं गांव में रह रहे हैं तो आके आप शहर में रहें, ताकि शहर में क्या होती है, फैसिलिटी अच्छी होती है। आप बांग्लादेश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे आप पे अटैक हो रहा है, तो उससे अच्छा आप आके असम में रहें। इंडिया में कम से कम शांति तो है। ये तो नहीं है कि आपका आके दुकान है आग जला देंगे या धर्म के नाम पे आपके खिलाफ कुछ भी प्रोसिक्यूशन होगा, तो दैट इज देयर। तो ये है कि अगर कोई शरण लेने आपके देश में आ रहा है तो आपका इतना तो ह्यूमैनिटी होती है ना, यू शुड गिव सम। खाने को तो दे देंगे, कुछ दिन रहने को देंगे, लेकिन ये भी बैलेंस करेंगे कि हमारा भी तो घर में रहने के लिए जगह है। अब 2 रूम का मैं ही हूँ, अब 2 रूम आप आके कह रहे हैं मुझे दे दो, तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? तो बैलेंस बनाना पड़ता है। इसीलिए राजीव गांधी ने वो एकॉर्ड लिखा कि उन्होंने कहा 71 के पहले जो लोग आए थे उनकी मजबूरी थी, उनको दे दिया जाएगा। 71 के बाद वालों को हम नॉर्मल जो प्रोसेस है कि 12 साल रहिए, उसके बाद आप अपना रजिस्टर कराइए, उसके बाद आपको प्रोसेस में गवर्नमेंट को लगेगा तो मिलेगा। चीजें समझ में आ रही हैं? सेक्शन 6A के खिलाफ वही वो चल रहा है कि एक ग्रुप है जो जाके कह रहा है कि ये गलत है, क्योंकि आप असम में रहने को अलाउ कर रहे हैं, ये दूसरे स्टेट में क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसमें असम का ही क्यों है? तो आप तो एक तो जो राइट टू इक्वालिटी है उसको वायलेट कर रहे हैं और स्टेट के साथ, दूसरा वायलेट ये कर रहे हैं कि असम के लोगों का कल्चरल राइट्स है ना, कि अपना आसामी लैंग्वेज बचाने का, अपना जो रहने का तरीका है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, उसको बचाने का एज पर आर्टिकल 29 एंड 30, तो उसको भी वायलेट कर रहे हैं। तो उसी पे एनालिसिस है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके,
In the last, we will see that the big tech companies such as the Google is scouting for the nuclear power. अब बड़ी कंपनियां हैं वो क्लीन एनर्जी के नाम पे अब न्यूक्लियर पावर से अपना एनर्जी परचेज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर की क्या बड़ाई है, मतलब क्या अच्छाई है और क्या उसकी बुराई है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द एडवांटेज। क्या एडवांटेज हो सकता है? हम्म मतलब हमारे पास एनर्जी सफिशिएंसी हो सकती है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकता है क्योंकि CO2 नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दैट विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 3 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर एनर्जी का टेक्नोलॉजी होगा और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है क्योंकि वी आर रिड्यूसिंग द CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। दिस विल बी द टॉपिक फॉर द डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे जो पहला है वो ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है। कहाँ पे मीटिंग हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? रशिया कजान में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं कि हम कजान रशिया में है। ओके, BRIC summit, this is 16th and this is in the Kazan, Russia. यहाँ पे ब्रिक्स में अभी 4 देशों को वो इंक्लूड किया। कौन कौन है आपने बताया था? इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना भी लाइन में है। सऊदी अरेबिया हो सकता है बहुत जल्दी ही, उसका था कि इसी साल होने वाला है बट नॉट इंक्लूडेड, बट ही इज इन द लाइन। तो दिस इज द थिंग यू शुड नो। ओके, यहाँ पे दिया है चाबहार पोर्ट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात किया है ईरान से एंड नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है ईरान में, ठीक है, ताकि हम ईरान के पोर्ट से होते हुए सेंट्रल एशिया में अपनी एंट्री कर सकें। तो ये याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट दैट इंडिया इज मेकिंग इनटू द ईरान टू इंटर इनटू द अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया। क्लियर? साथ साथ हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इसी एम से बना रहे हैं। दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द रेलवे लिंक्स। हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, IMF का रिपोर्ट आया है। इंडिया का प्रोजेक्शन जो है 7% है। ये नॉर्मल ही आता रहता है। बस आप लोग ये जानिएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये इनका रिपोर्ट है। तो अगर पूछे कि कौन निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कौन निकालता है, तो इट विल बी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पीसीएस में पूछ सकता है। पीसीएस में इस तरीके का पूछता है कि ये वाला रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दिस इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसको गवर्न करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे RBI है, RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गवर्न करता है। सेम इज द वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लोन देता है डेवलपमेंटल वर्क। वो ग्रांट भी देगा, लोन भी देगा फॉर द डेवलपमेंटल वर्क अक्रॉस द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नई स्पीसीज ऑफ द स्पाइडर दैट वी हैव फाउंड इनटू द वेस्टर्न घाट साउदर्न, ये कर्नाटका में है। द नेम इज द तेनकाना जयामंगली। जयामंगली कर्नाटका में एक रिवर फ्लो होता है, उसी के नाम पे इसका नाम है टेनकाना जयामंगली। ये है स्पाइडर, सुंदर सा दिख रहा है, चश्मा लग रहा है कि चश्मा लगाया है लाल लाल। ये चश्मा जैसे लग रहा है ना कि कोई एकदम स्पेक्टिकल कुछ गॉगल टाइप का है।
तो द नेम इज द टेनकाना जयामंगली. जयामंगली इज द रिवर इनटू द कर्नाटका. इसको जंपिंग स्पाइडर है, ये कूद सकता है. टेनकाना, TENKANA, जयामंगली. जयामंगली रिवर को एक बार अपने मैप में आज जाके लोकेट कीजिएगा. दिस इज द होमवर्क फॉर यू, कि कहाँ पे है, कहाँ से ओरिजिन होता है और कहाँ पे जाके ये मिलता है. जो पुराने, ये तीसरा स्पीसीज है, इसके पहले सेम टाइप की स्पाइडर का जो है वो है टेनकाना मानू एंड टेनकाना अर्कावती. ऑलरेडी पहले से हैं. जो जंपिंग स्पाइडर है इनकी 2 प्रजातियां पहले से है, ये थर्ड अभी हुआ है. तो टेनकाना मानू एंड टेनकाना अर्कावती. ओके, लिख लिया. यहाँ पे बात हो रही है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन मदरसा कैन नॉट बी विस्ड अवे. ओके, तो यहाँ पे ये है कि आप जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, अगर किसी भी रिलीजियस वो है डिनोमिनेशन, वहाँ पे फ्रीडम तो मिलता ही है कि वो अपने अनुसार इंस्ट्रक्शन दे, अनटिल एंड अनलेस दैट इज द 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट. यही है ना कि 100% गवर्नमेंट फंड हो रहा है तो आप नहीं दे सकते हैं. और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो मन करे सो. जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, वो तो पूरा 1 घंटा प्रार्थना करवाते हैं, पूरा वो भोजन मंत्र पढ़वाते हैं. क्या पढ़वाते हैं? अन्न ग्रहण करने से पहले ऐसे ऐसे कुछ होता है ना. कोई सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा है? अच्छा, कोई नहीं पढ़ा है. अच्छा, मैं पढ़ा हूँ 1 to 4. विचार मन में करते हैं, ऐसे ऐसे है पूरा वो. हाँ हाँ, मतलब एकदम पूरा सुबह से, सुबह भी होता है 1 घंटे का, उसमें पूरा जब राम ये आता है दशहरा, तो वो पूरा दुर्गा चालीसा पढ़वाते हैं. दे डू एवरीथिंग. मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, मुझे लगता है ऐसा होता है. तो अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट है तो कर लीजिए. 100% अगर होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें सिर्फ हिंदू थोड़े, उसमें तो मुस्लिम भी पढ़ेगा, उसमें तो क्रिश्चियन भी पढ़ेगा. तो वही तो कहा जा रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन मदरसा कैन नॉट बी, मना कर दिया ना. ये तो गवर्नमेंट ने बिल लाया था, पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दिया ना उस बिल पे. तो अभी तो यही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया है मदरसा एजुकेशन बोर्ड. अब ये इंटरफेयर कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि ये एक्ट जो है वायलेट कर रहा है. क्या होता है, नॉर्मल होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है, उसी से देश चलता है, यही है. और लॉ बनाना किसके हाथ में दे दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोर को छोटा छोटा लिख दिया है ना, कि इनके हाथ में ये है वो है, सब कुछ नहीं लिख सकते. अब हर चीज को गवर्न करने के लिए अलग से लॉ बनता है, दैट इज द स्टैट्यूटरी लॉ. स्टैट्यूटरी लॉ कहाँ से बनेगा? पार्लियामेंट बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा. अगर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं बनाता है, वायलेट करता है, तो हम में आप में से कोई जाता है लेके, कह रहे वायलेट हो रहा है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करता है. तो उसको भी लेके गए उत्तर प्रदेश, जो हमारा मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट है, तो ये वायलेट कर रहा है. इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये नहीं कह सकते कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है. वो तो उनकी मर्जी है ना, आप मत पढ़वाइए, आप किसी और स्कूल में पढ़वा लीजिए, क्योंकि वो तो रिलीजियसली वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं. तो ये तो रिलीजन, यही है ना, सेम आप जो कह रहे हैं वही बात. तो उसके लिए भी तो कहा जा रहा है, जो वक्फ बिल अभी आया था, तो ये कहा जा रहा है कि जब आप मुस्लिम लैंड जो दान में दिया जा रहा है, दान, एक साइक्लोन भी आ रहा है उड़ीसा में, ठीक है, आज आज कल ही लड़ा है, कल लैंडफॉल हुआ है. ओके,
तो जिस तरीके से आप वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर रहे हैं, वैसे ही तो तिरुपति ये सब है, इसमें भी तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इनमें भी तो करोड़ों में आते हैं, सोना लोग चढ़ा के जाते हैं 1-1 किलो 4-4 किलो। तो उनका भी तो आप जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें भी आप नॉन हिंदूज को इंक्लूड कर लीजिए। तो इसी बात को लेके तो डिबेट चल रहा है। तो ये रिलीजियस मैटर पे डिबेट आजकल बहुत चल रहा है, वो आजकल मेन मुद्दा है, तो वो तो चलेगा, बट यू शुड हैव द क्लियरिटी विद द किस रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को कर रहा है। ये गलत लिखा है, आर्टिकल 23 तो नहीं है, आर्टिकल ये गलती से आर्टिकल 28 को 23 लिखा है। आर्टिकल 23 तो फॉर द वीमेंस, वो बाल मजदूरी न कराएं, वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में है। तो दिस इज नॉट आर्टिकल 23, दिस इज आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 ये सब हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 23 नहीं हो सकता है। तो दिस इज वायलेटिंग द, यहाँ पे लग रहा है गलती से 28 को 23 लिखा है। क्लियर है? 4 सबमरीन इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जो पिछले सबमरीन है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है एंड अरिंदम है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, जो अभी नए वाले को किया है उसको SSBN S4 कह रहे हैं। ठीक है, SSBN का फुल फॉर्म होता है शिप सबमरीन सबमर्ज, B से होता है बैलिस्टिक, N से न्यूक्लियर। बैलिस्टिक होता है क्योंकि उसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगे होते हैं। व्हाट इज मीन बाय द बैलिस्टिक मिसाइल? इलेप्टिकल पाथ होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो लंबे दूरी पे अटैक करता है, जैसे होता है ना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक करना है, जैसे हमें चाइना पे अटैक करना है, तो वो दैट विल बी द बैलिस्टिक मिसाइल। इलेप्टिकल पाथ का मतलब जब दूर तक आपको बॉल फेंकना होता है तो जनरली ऐसे होता है, ये होता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगा। जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो ऐसे चलते हैं, तो उनका जो होता है दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जैसे 100 किलोमीटर अटैक करना है तो एरोप्लेन से ले जाके अटैक करेंगे, दूसरा वाला एरोप्लेन सामने होगा, तो दैट विल बी द स्ट्रेट पाथ। लेकिन जब लंबे दूरी पे अटैक करना है दैट विल बी द बैलिस्टिक। तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल है, जितने भी हमारे न्यूक्लियर सबमरीन है दे ऑल हैव द बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड दे आर द पावर्ड बाय द न्यूक्लियर एनर्जी। केवल अरिघात ही थोड़ा सा टफ नेम है, अरिंदम तो कॉमन नेम है। अरिंदम चौधरी एक बिजनेस स्कूल भी चलाते हैं। अरिंदम चौधरी का नाम सुना है किसी ने? अच्छा, कौन सा स्कूल चलाते हैं ये? अमेठी स्कूल के साथ वही हेड है अरिंदम चौधरी। जो अमेठी आजकल कई शहरों में नहीं है, लखनऊ में है, नोएडा में है, तो अमेठी के जो हेड है आई थिंक ही इज अरिंदम चौधरी। अनअकैडमी नहीं, वो तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी होते हैं बड़े बड़े। अमेठी, हाँ, ऑनलाइन भी अब स्टार्ट किया होगा, लेकिन उनके बड़े बड़े कैंपस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, MBA के लिए हैं। सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का क्या है कि उसका जो इंजन होगा दैट विल बी फंक्शन बाय द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा कि कम अमाउंट का फ्यूल लगेगा और जो प्रोडक्शन होता है दैट विल बी मच हायर एंड उसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मच पावरफुल। दैट इज द मेन थिंग। और बाकी न्यूज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये है पीसेस के लिए विजया रहतकर, इनको किया गया नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। इसके पहले रेखा शर्मा थी। What is the work of the National Commission of Women? तो उसके लिए तो पुलिस है ना। मंत्रालय थोड़ी है, ये तो अलग से कमीशन है। बताइए आप। हाँ, आपका भी बात सही है। देखिए, ऐसा होता है कि मानिए कोई सी वीमेंस के खिलाफ कुछ एक्टिविटी हुआ, नॉर्मल होता है तो केस जाके करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि पुलिस ही ये काम कर रही है या बड़ा ऑफिसर कर रहा है,
तो ऐसे केस में एक दूसरी बॉडी होती है जो देखती रहती है कि सही से चीजें फंक्शन हो रही हैं। हाँ, जैसे केस रजिस्टर नहीं हो रहा है, सही से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट कमीशन है और वो देखेगी कि यहाँ पे काम नहीं सही से कर रहे हैं, तो वो इंटरफेयर करेगी। दूसरी चीज इनका मेन काम होता है कि मानिए स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है कोई लॉ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, तो ये लोग रिव्यू करते हैं कि वीमेंस पे कैसे इम्पैक्ट होगा, कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। अगर निगेटिव इम्पैक्ट होता है तो ये पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं। दिस इज द प्रोसीजर, यही ये इनका मेन काम होता है। तो दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ये अभी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आया था। 1990 में एक्ट बना था, उसके बाद इसको इस कमीशन को लाया गया था। एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख के बताए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर द एससीज एसटीज, ये ऑलरेडी दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ये वहां पे नहीं है। विजया, उसके पहले रेखा शर्मा थी, बहुत दिनों तक थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम मेन कैन हैव द टू मैरिज, मोर देन टू मैरिज, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मोर देन वन, मतलब वो कोई लिमिट भी नहीं है, ठीक है। ब्राउन ड्वार्फ, वनेबल स्टार्स, ठीक है। तो ये उस तरीके के स्टार होते हैं दैट इज नाइदर एबल टू रिजल्ट इनटू द स्टार। स्टार बनने के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे ज्यादा मेन कंडीशन स्टार के लिए क्या है, पूरी हिस्ट्री क्या है स्टार फॉर्मेशन की, बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, एक सिंगुलरिटी में इनफाइनाइट डेंसिटी थी और इनफाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है। वो ब्लास्ट किया बिग बैंग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन को अगर आप नॉर्मल ईयर में करेंगे तो 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1360 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मास बनना स्टार्ट हुआ। मास जब बनना स्टार्ट हुआ तो जगह जगह वो क्लैंप में गैस इकट्ठा हुए। अब जब गैस हुए तो धीरे धीरे वो पास आना स्टार्ट हुए, ठीक है। जब पास आने लगे तो उनका, जब पास आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर जब 1 लाख के आसपास हो जाता है तो उस समय फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। फ्यूजन रिएक्शन तभी होगा, अब मानिए खूब बड़ा क्लैंप बनेगा तभी तो उस टेम्परेचर पे जाएगा। अर्थ बहुत छोटा है, सन के तुलना में आप करेंगी तो दैट इज वेरी लेस जो साइज है या मास है, ठीक है। तो अगर वो फ्यूजन रिएक्शन नहीं स्टार्ट करवा पाता है और वो क्लम्प बना रहता है तो दैट विल रिजल्ट इनटू द, ना ही वो स्टार बन पाया। स्टार बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूजन रिएक्शन हो और वहां से क्या है, एनर्जी खुद का रिलीज होना। स्टार, प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज में यही डिफरेंस है ना, स्टार का खुद का एनर्जी का सोर्स होता है ड्यू टू द फ्यूजन, और अदर बॉडीज में नहीं होता है। तो ये फ्यूजन में नहीं पहुंच पाएगा और ना ही ये प्लैनेट से बहुत बड़ा होगा साइज में। भले ही स्टार बन नहीं पाया लेकिन ये दिस इज विल बी द ए वेरी बिग बॉडी, तो ना ही वेरी ए बॉडी टू स्मॉल टू बी स्टार एंड टू बिग टू बी ए प्लैनेट। इतना बड़ा है कि प्लैनेट भी नहीं कहेंगे और स्टार की तुलना में छोटा है तो उसको स्टार भी नहीं कह पाएंगे। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे हाथी की तुलना कर लीजिए, हाथी की तुलना में अगर चींटी से करें तो इंसान बीच में आ गया ना, हाथी इतना बड़े भी नहीं है, चींटी इतना छोटे भी नहीं है, तो एक नया, जैसे एक मैंने और एग्जांपल दिया, गधा और हॉर्स के बीच में क्या आता है, म्यूल आता है, खच्चर। तो ना ही गधा के कैटेगरी में उसको ला सकते हैं और ना ही घोड़े के कैटेगरी में, उनके बीच का होता है द सेम इज द वानेबल। दिस इज द ब्राउन ड्वार्फ एंड दिस इज नोन एज द वानेबल स्टार्स। वानेबल, WANN, वानेब स्टार, WANNABE। यहाँ पे डिस्कशन है कि जो द वर्ल्ड नीड्स द ब्लू हेलमेट हु एक्ट एज द ब्लू हेलमेट, कि दुनिया को एक ब्लू हेलमेट की जरूरत है जो ब्लू हेलमेट के जैसे एक्ट करे। पीस कीपर, ऐसे पीस कीपर की जरूरत है जो सच में पीस कीपर्स के जैसे बिहेव करे। तो यूएन का जो सिक्योरिटी एजेंसी है दैट इज नोन एज द यूएन पीस कीपर्स। तो यहाँ पे होगा कहीं यूएन पीस।
अब यूनाइटेड नेशन का जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे यूनाइटेड नेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूनाइटेड नेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसमें डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट आर्टिकल है, जैसे पार्ट 6 है, पार्ट 7 है। इसमें ये बात की गई है कि कभी भी कोई देश दूसरे देश पे एग्रेशन करेगा, मतलब उसकी जमीन लेने की कोशिश करेगा या वहाँ पे युद्ध करेगा, एनी वॉर एनी अटैक, उस केस में यूएन का जो रोल होगा दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी, कि उस युद्ध को जितना जल्दी रोका जा सके उतना जल्दी रोक के हम पीस को इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। एंड दिस इज ऑथोराइज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे यूएन का बॉडी है, यूएन के अंडर में एक उसका मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होगा। जैसे आप पार्लियामेंट का मेन डिसीजन बॉडी क्या है, पीएम एंड कैबिनेट, वही होता है ना। सेम यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन देगा कि इंटरफेयर करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कई एग्जांपल दिया जहाँ पे सक्सेसफुली करा भी है। आप देखिएगा अफ्रीकन कंट्रीज में यूएन ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। यूएन क्यों बढ़ चढ़ के बोलता है अफ्रीकन कंट्री, क्योंकि वो गरीब है नहीं, तो वहाँ पे इंटरवेंशन बहुत जल्दी हो जाता है, वो पॉलिटिक्स के गेम में भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अफ्रीका को छोड़ दीजिए, और जगहों पे कहीं ना कहीं सुपर पावर का प्ले आ जाता है, क्योंकि और जगहों पे सुपर पावर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो अफ्रीका में कोई भी नहीं है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, वहाँ पे नन ऑफ द एनी कंट्री इज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स का पता है ना, 5 मेंबर्स परमानेंट है। व्हाट आर द परमानेंट मेंबर्स? रशिया, यूके, वही ब्रिटेन है, और इंडिया तो नहीं, 4 बता दिया, एक कोई बता दे। ब्राजील नहीं है, ब्राजील अभी एस्पायरिंग है। अरे बताओ, कई बार मैं क्लास में बताया हूँ। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। यूके इन्होंने बताया, उसके बगल में फ्रांस। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्रांस ही है। यही तो बात हो रही है कि फ्रांस यूके अब डिजर्विंग नहीं है, इन्हें हटाओ, उनको हटा के आप ब्राजील और इंडिया को लेके आइए। यही लड़ाई चल रही है कि वो तो अब रेलिवेंट नहीं रहे, वो पावरफुल थे 1947 में। अभी इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ये लोग हैं पावरफुल। दैट इज द मेन डिबेट। जापान है अभी बहुत कुछ। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यूएन कब कब फेल हुआ है। यूएन जैसे कब सक्सेसफुल हुआ है, कंबोडिया, मोजाम्बिक, सीरेलियोन, अंगोला, टाइमोर लेत्से एंड लाइबेरिया, कोसोवो। ये सब आप लोकेट कीजिएगा अपने मैप में घर जाके, ये जितने भी हैं यू हैव टू लोकेट इनटू द मैप। यहाँ पे सक्सेसफुली हुई है, लेकिन आप देखिएगा रवांडा में एंड बोस्निया में यहाँ पे बहुत ज्यादा मास किलिंग हुई थी, लाखों में लोग मारे गए थे, आपस में सिविल वार हो गया था। रवांडा का तो सिविल वार बहुत फेमस है, उस पर एक हॉलीवुड की पिक्चर भी बनी है। पिक्चर का नाम रवांडा नाइट या कुछ ऐसे है, बहुत फेमस मूवी है। तो वहाँ पे जो जेनोसाइड चलता है, वहाँ पे 2 ट्राइबल थे, एक पावर में था, मिलिट्री ही मारने लगी, जो मिलिट्री का पावर ग्रुप था। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में 2 लड़ रहे हैं, एक तो कुकी है और एक है मीटी। मीटी पावरफुल है, वही गवर्नमेंट में भी है। सेम ऐसे हुआ था, जो गवर्नमेंट में थे उन्होंने जो पावर में नहीं थे, जो वीकर थे, तुत्सी उन ट्राइबल का नाम था, उसको मारना स्टार्ट किया। तो दिस वाज द केस इनटू द रवांडा। बोस्निया में भी यही हुआ, 2 आपस में लड़ रहे थे और एक जो पावरफुल था उसने जो वीकर था, वहाँ की माइनॉरिटी, उसको मारना स्टार्ट किया। माइनॉरिटी आर ऑलवेज वल्नरेबल, वो कहीं पे भी किसी भी देश में हो, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकली उनका संख्या कम होता है, तो कभी भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स या गवर्नमेंट जो होता है हमेशा जो राइट्स की बात करता है माइनॉरिटी की पहले करता है, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल। जैसे आपके घर में है, आपके 3 बेटे हैं और एक बेटा थोड़ा सा डिसेबल है, उसका पैर नहीं, तो माँ बाप किसका ज्यादा ख्याल रखेंगे? तो वही होता है ना कि आप, लेकिन अगर कोई समझने वाला नहीं है तो वो क्या कहेगा कि अरे उसके साथ पक्षपात कर रहा है। पक्षपात तब होता है जब आप पावरफुल का साथ लें। डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं कहा जाता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज अलाउड, वो अच्छा माना जाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज नीडेड इन ए गुड सोसाइटी, क्योंकि आप वीकर के साथ खड़े होते हैं और ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो स्टेट है वो हमेशा वीकर के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए। जैसे ही हमारे वहाँ होता है कि आप अभी अपीज कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा चीजें होने लगती हैं। लेकिन दिस इज नॉट दैट। जनरली होता है, आप कहीं पे भी जाइएगा, हमेशा जो फंडामेंटल राइट्स या राइट्स की बात होती है दैट इज ऑलवेज फॉर द
माइनॉरिटी एंड वल्नरेबल, आप वुमेन्स के लिए अलग से प्रोविजन बनाएंगे ना, मेन के लिए थोड़ी कहेंगे कि उनको साइकिल दिया जाएगा, साइकिल तो वुमेन को दिया जाएगा ना, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, उनके खिलाफ चीजें होती हैं, तो इसीलिए आप उसको नहीं कहते। जैसे बिहार में अभी वहाँ की गवर्नमेंट साइकिल स्टार्ट दी थी कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको पार्टिसिपेट करवाएं, तो वहाँ के कई ऑर्गेनाइजेशन कहें कि लड़कों को भी दिया जाए, तो लड़कों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो दिस इज़ नॉट, मतलब आप एक तरीके से ये बेवकूफ़ी ही वाली बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि मतलब जो ऑलरेडी पावरफुल है उसको आप चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरा डिस्कशन इसी पे चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने कैसे हुआ और इनका टोटल स्ट्रेंथ क्या है। जो यूएन के पास जो टोटल स्ट्रेंथ है 1 लाख, इनके पास मिलिट्री आदमी है। 1 लाख बहुत होता है, इतना है कि आराम से वो लोग इंटरफेरेंस इसलिए नहीं है कि जैसे यूएन में होता है, यूएन का पीस कीपिंग फोर्स तभी जाएगा जब उनका सिक्योरिटी काउंसिल अलाउ करेगा, और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और उनके पास वीटो पावर है। अगर वो ना कह दिए, 4 हाँ भी कह रहे हैं, तो वो एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो नॉर्मली जब कभी भी यूएन बोलता है कि हाँ यहाँ भेजना चाहिए, तो रशिया या यूएस एक जगह आके ना बोल देते हैं कि ये इंटरनल मामला है, ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि ये जस्टिफाइड है, जैसे अफ्रीका में हुआ। यही दिक्कत है ना, इसीलिए तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इंडिया डिमांड कर रहा है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। पहला डिमांड ये चल रहा है कि आप वीटो पावर हटा दीजिए, वीटो पावर हटा दीजिए, और साथ साथ और भी जो नए अभी के जो पावरफुल नेशन है जो सच में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनको कीजिए। जैसे जापान हुआ, इंडिया हुआ, ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इजिप्ट हुआ, ये लोग अभी के जो है वो रीजनल पावर है, आप इनको कीजिए। ब्रिटेन और फ्रांस अब नहीं रहा, और यूरोप इतना छोटा सा देश है, एक तरीके से देखिए यूरोप एशिया का ही पार्ट लगता है, पार्ट नहीं लगता है इधर दाहिना हाथ, लेकिन वो तो यूरोपियन हमेशा पावर में रहते हैं, कॉलोनी उनकी थी, तो उन्होंने कहा ये अलग से हम कॉन्टिनेंट है, अदरवाइज कॉन्टिनेंट नहीं है वो। एशिया की तुलना में लगता है कि वो एक तरीके से वेस्ट एशिया होना चाहिए। सच में कहा जाए, अगर जस्टिफाइड किया जाए ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, तो दैट इज द वेस्ट एशिया। ठीक है, तो यूरोप का हमेशा से रहा है, वो इंटरफेयर करते हैं, अब अभी तो पावरफुल नहीं रहे, अभी तो पावर शिफ्ट हो गया, अभी चाइना राइज कर रहा है, चाइना सेंटर हो गया, तो इस सब चीज को लेके इसीलिए P5 का है विरोध चलता है। ठीक है, मतलब P5 को या तो बढ़ाइए, इनका वीटो पावर हटाइए, ये सब चीजों को, क्योंकि बहुत जगहों पे ये जा सकते थे। रवांडा में बहुत ज्यादा किलिंग हुई थी, अभी भी 1995 का जो अभी है, तुत्सी को लाखों में मारा था। हमास जो अभी फलस्तीन में 30-35 हजार में मारा है ना, इसमें तो रवांडा में 2-3 लाख लोगों की डेथ हुई थी। तो यहाँ अभी भी मतलब कोई भी जेनोसाइड की बात होती है, रवांडा सबसे नंबर 1 पे आता है। तो दिस इज द थिंग। उस समय यूएन ने ये भी अप्रूव कर दिया था कि यूएन असिस्टेंट मिशन इन द रवांडा, लेकिन भेजा नहीं गया, आपस में रशिया और यूएस ब्लॉक करने लगे थे। इस केस में फ्रांस आके उसका साथ दे दिया था, जो आर्मी में था उसका फ्रांस से कुछ कनेक्शन था, फ्रांस कहा कि यूएन की आर्मी नहीं जाएगी, दैट वाज द केस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इट शुड बी एक्सपेंडेड टू द P7, कम से कम ब्राजील और इंडिया तो पार्ट होने ही चाहिए, वैसे क्लेम करने के लिए जापान एंड 1-2 कंट्रीज और भी हैं। क्लियर हो रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है? ब्लू हेलमेट अगर पूछे तो किसको कहा जाता है, पता चल गया? ब्लू हेलमेट, उनका हेलमेट पीला होता है, इसीलिए उनका नीला होता है, इसीलिए उनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट कहते हैं। अभी हम लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट कहते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स इज नोन एज द ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट जो आप लगा के आती है ना बाइक चलाने के पहले, वो लोग भी हेलमेट लगा के लड़ाई करने जाते हैं। ब्लू हेलमेट किसी के पास है? अच्छा, इन्हीं के पास है, तो दैट इज द सेम। तो ब्लू हेलमेट उनके भी पास है, तो इसीलिए उनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। ओके, यहाँ पे चाइना वाला एग्रीमेंट चल रहा है अभी, हमारा और चाइना से हुआ कि जहाँ जहाँ हम लड़ रहे थे वहाँ पे चाइना अपना पीछे हो गया। कहाँ पे लड़ रहे थे? गलवान वैली से ही स्टार्ट हुआ था। 20 जो हमारे सोल्जर हैं वो
उनको शहीद हो गए थे। 20 जून को हुआ था दिस गलवान वैली। ठीक है, अभी हमने ये कहा है कि जहां जहां गलवान वैली के पहले हमारा स्टेटस था वहां वहां हम जाके अपना अपना पोजीशन वापस ले लेंगे। चाइनीज वर इंटरिंग, वो हमारे एरिया में आ गए थे। अब देखिए पीछे गए हैं कि नहीं गए हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो 2020 के पहले वाला गलवान वैली के पहले वाला स्टेटस था उसको रिस्टोर करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन इसमें ये आ गया था, जब गलवान वैली की बात हो रही थी तो पार्लियामेंट में बवाल हो रहा था, अपोजिशन इसको उठा रहा था। तो मोदी जी एक दिन आए, मोदी जी बोले कि इंडिया का 1 इंच किसी दुश्मन देश के हाथ में नहीं है। अब वो आ गए थे ना, तो वही चाइनीज बोले कि आप तो भाषण में बोले 1 इंच नहीं है, आप यहाँ पे नेगोशिएशन में कह रहे हैं कि हम एंट्री कर रहे हैं, तो डबल हो गया ना। आपने पार्लियामेंट में बोला कि 1 इंच भी नहीं है, आपने यहाँ पे बहादुरी दिखा दी। इसी को लेके काफी बाद में अब ये हो गया था कि आप तो खुद एक्सेप्ट कर लिए, तो अब वो पीछे कैसे जाएंगे। वो कहें आप खुद कह रहे हैं कि 1 इंच नहीं है तो नहीं जाएंगे हम। तो दैट इज, यही होता है ना, कभी कभी आप ईगो इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट खतरे में आ जाए। दैट इज द थिंग। वर्किंग टूवर्ड्स ए मीनिंगफुल विक्टिम रजिस्टर इन बस्तर। विक्टिम रजिस्टर वो कह रहे हैं, विक्टिम क्या होता है, जिसके खिलाफ कोई अन्याय होता है वही विक्टिम होता है। अब इस एरिया में विक्टिम कई होते हैं, जैसे बस्तर वाले इस एरिया में एक तो पुलिस मारती है, पुलिस मानी ट्राइबल को ये बोल के मारती कि वो माओइस्ट है, तो एक तो विक्टिम वो हो गया। माओवादी मार देते हैं ये बोल के कि इन्फॉर्मर है पुलिस का, उसके घर के भी लोग वो हुए। और बीच में एक सलवा जुदूम बना के रखा था। सलवा जुदूम जो वहाँ के, जैसे छत्तीसगढ़ का ये हाल है ना, वो ट्राइबल एरिया है, बट इंडिया के हर एक ट्राइबल एरिया और हर एक एरिया में कहीं ना कहीं यूपी बिहार और भी मेन लैंड वाले जाके बस गए हैं, कैप्चर कर लिए हैं। तो एक लड़ाई इनके बीच में रहती है, जो आउटसाइडर है उस स्टेट के लिए, उस एरिया के लिए, और वहाँ के जो ट्राइबल है वो कहेंगे ना कि अरे ये आउटसाइडर है। तो जो सलवा जुदू में एक ग्रुप बनाई गई थी, जो आउटसाइडर है वो जाके पावर कैप्चर कर लेते हैं। आप अभी उठा के देखिएगा कि पीसीएस का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है छत्तीसगढ़ का, मैक्सिमम इधर से जाके अपर कास्ट की लिस्ट सब टॉप 50 में नियर अबाउट 30-40, एक दिन मैं लिस्ट ऐसे देख रहा था स्क्रॉल करके, उसमें मैक्सिमम अपर कास्ट फ्रॉम द यूपी बिहार थे। मैंने कहा ये तो गजब हाल है, मतलब यहाँ पे ट्राइबल एरिया में कैसे हो गए। तो अब जब यहाँ के लोग जाके, यही है वही तो अब ऐसे एरिया में इफ दे यही है मैक्सिमम कैप्चर जो है, यहाँ से जो मेन लैंड है ना वहां से उनका भी आपस में लड़ाई है कि मेन लैंड वाले आके। अब मैं एक बार बिलासपुर गया, मैं वहां पे भी देखा जो मैक्सिमम वहाँ के होटल थे, मैक्सिमम वहाँ के जो बड़े बड़े जितने भी रिसोर्स के थे, जैसे अंग्रेज आए तो मैक्सिमम फैक्ट्री मैक्सिमम उन्हीं के पास चला गया। सेम इज द केस विद द अपर कास्ट, जो अभी के अपर कास्ट है वो जाके मैक्सिमम जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के माइंस, वहाँ के होटल मैक्सिमम इनके पास है। और जो लोकल है वो वर्कर के रूप में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में काम करते हैं। तो ट्राइबल जो मूवमेंट चल रहा है, जो माओइज्म, नक्सलिज्म, इसका ये भी कारण है, आउटसाइडर इंक्रोचमेंट। आप अभी आप जब लोग हिस्ट्री भी पढ़िएगा, जो ट्राइबल अभी रिवोल्ट पढ़िएगा, तो अंग्रेजों से ज्यादा जो लोकल्स मनी लेंडर्स थे ना, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ होती थी। वो बोलते थे कि ये आके पैसा देके इससे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। होता है ना कि 500-1000 रुपए दिया और पूरा का पूरा जमीन, पूरा का पूरा सब कुछ लिखवा दिया। वो नहीं, मदद इंडिया देखा है, उसमें नहीं एक डायलॉग मारता है कि एक मुट्ठे चने के बदले मेरे पूरे जमीन तुमने अपने नाम लिखवा लिया लाला। वो एक बहुत फेमस डायलॉग है, एक मदर इंडिया में एक लाला नाम से डायलॉग है, वो देखिएगा। उसमें जो सुनील ये दत्त हैं वो बोलते हैं। तो यही है कि आप जाते हैं, 1000 रुपये दिया, अब पूरी जिंदगी आप उससे वो वसूली करते हैं। ट्राइबल, उनको ना कैलकुलेशन आता है ना मैथ आता है, उनको क्या पता है सूद ब्याज क्या है। तो यही दिक्कत है। तो 3 तरीके का विक्टिम है, मैं ये बता रहा था। जो वहाँ पे है, एक तो पुलिस मारती है ट्राइबल के नाम पे, तो वहाँ विक्टिम बनता है। ट्राइबल मारता है इन्फॉर्मर के नाम पे। और जो मेन लैंड वाले गए हैं, इन्होंने सलवा जुदूम एक बनाया था, कहीं यहाँ पे मेंशन है सलवा जुदूम। तो दैट वाज द प्राइवेट आर्मी। प्राइवेट आर्मी का मतलब लोग, कहीं होगा, अच्छा ये है सलवा जुदूम है। तो ये प्राइवेट आर्मी बना लिया था, जो वहाँ के
दुकानदार थे जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे मनी वाले, उन्होंने पैसा देके अपना एक कराया, ट्रेनिंग करा, और वो माओवादियों से लड़ा रहे थे। तो इनके बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, ये तो अपने ही आदमियों को, अपने ही लोग को आपस में लड़ा रहे हो। मतलब गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सलवा जुदूम बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया कि ये तो आपस में लड़ा रहे हैं माओवादियों को वहीं के लोकल से, तो सलवा जुदूम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। समझ में आ रहा है लड़ाई किससे किससे है। अब विक्टिम जो होते हैं उसका एक रजिस्टर बनाना जरूरी है। मानिए किसी के घर का अगर मेन आदमी को मार दिया, तो उसके जो बच्चे वो माओवादी ना बने, उसके लिए हमें क्या है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, उनको लाइवलीहुड दिया जाए, यही है। तो उसके लिए एक रजिस्टर बनेगी तभी तो, और वो विक्टिम रजिस्टर होगी। तो वही ये कह रहे हैं कि देखिए आपने तो जितना भी अभी एडवांसमेंट हो रहा है बाय द सिक्योरिटी फोर्स, आप कह रहे हैं कि हमने इतनों को मार दिया, इतना इंक्रोचमेंट कर लिया, इतने एरिया को आबाद करा दिया, आजाद करा दिया फ्रॉम द माओवादियों के कैप्चर से, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंटल जो मेन उनका इश्यू है लाइवलीहुड इश्यू, वो अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी ग्रुप जाके कल को ये कहेगा कि ये बंदूक उठाओ और ये अपना जस्टिस खुद ले लो, तो वो खुद कुछ नहीं, अगर बचेगा तो वो जस्टिस के लिए लड़ेगा ना। क्या होगा कि किसी के सामने ही माओवादी एरिया में क्या होता है, मैक्सिमम जो पुलिस होती है वो एट्रोसिटीज करती है। रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप बोल देते हैं कि अरे ये तो माओवादी के घर का है, दिस इज़ द कॉमन। तो उसके आधार पे ये सब भी जस्टिस होना चाहिए। अगर कोई पुलिस एट्रोसिटीज करता है कई बार तो ऐसे होता है कि अगर जैसे उस एरिया में है कि हर एक माओवादी के मारने पे कुछ इनाम मिलता है, प्रमोशन होता है 5 लाख, तो कई बार तो झूठ मूठ में किसी ट्राइबल को पकड़ के मार देते हैं कि वो 5 लाख जो होगा अवार्ड मिलेगा और प्रमोशन होगा। ये सब चीजें भी बचानी काफी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं ये बचाइए। दूसरी चीजें ये है कि जो डेवलपमेंटल इशू है कि वहाँ पे स्कूल, रोड्स, सैनिटेशन और जो माइनिंग से पोल्यूशन है, ये सब चीजें भी बचाने की जरूरत है। तो पूरा एनालिसिस इन्होंने पहले ये बताया है कि व्हाट आर द इश्यू, किसके किस में लड़ाई चल रही है। दूसरा में इन्होंने बताया कि कैसे रजिस्टर सही से बनना चाहिए, और तीसरा इन्होंने बताया है कि बिसाइड द आर्मी यू हैव टू वर्क इनटू द डेवलपमेंटल एरिया। जो पोल्यूशन है वो आप कीजिए, जो इंक्रोचमेंट है बाय द माइनिंग एरिया उसको आप हटाइए। ये सब डिस्कशन है। लेफ्ट विंग वाला तो चीज पता ही होगा, व्हाट इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, व्हाट इज द राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा है। ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट इज द जॉब क्राइसिस डिटरमाइन द लेजिटिमेसी। तो इन्होंने टोटल यही डिस्कशन किया है कि जो पहला यहाँ पे गुड क्वालिटी इन्होंने डिफाइन किया है कि क्या होता है क्वालिटी जॉब, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिले, एडुकेट कंपनसेशन भी मिले, आपका डिग्निटी भी मेंटेन रहे, ऐसा जॉब हो, एंड यू विल हैव द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि जॉब हो गया बस आप मैकेनिकली काम कर रहे हैं, हर चीज में आप सीखने का होता है ना। आप अगर स्वीपर का भी काम कर रहे हैं, अगर अच्छे से कराया जाए तो उसमें भी सीखने को होता है कि आप कहीं और जाकर ट्रेनिंग लें, होता है ना कि भेजा जाए कहीं कैंप में, नॉर्मल होता है अच्छे देशों में जो डेवलप्ड देश हैं। अपने वहाँ तो है कि आप झाड़ू पकड़ा दिए जिंदगी भर आप वही करा रहे हैं, नो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और डिग्निटी भी नहीं लोग देते हैं कि अच्छा ये साफ करने वाला है इसको दूर बैठाइए, इसके लिए गिलास अलग देना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा गवर्नमेंट का मेन काम ही है कि लाइवलीहुड देना, थ्रू द दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी तो आम जनता उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और लेजिटिमेसी इरोड होगी, और धीरे धीरे जो चीजें होती हैं वो केवोस में चेंज हो जाती हैं। ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। इमरजेंसी क्यों लगा था, जॉब ही तो नहीं था, हॉस्टल से डिमांड आना स्टार्ट हुआ कि हॉस्टल का आपने चार्ज बढ़ा दिया, तो वहाँ पे मेस को लेके उनके मेस में होना स्टार्ट हुआ। फिर लोगों ने रेलवे वर्कर्स स्टार्ट किए, यही होता है। तो जॉब का जो ये है ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। अगर जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, आप डेटा मैनिपुलेट कर दें वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे अगर नहीं मिलेगा तो लोग कहीं ना कहीं उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, फिर आपको इमरजेंसी लगाना पड़ता है। लास्ट न्यूज सेक्शन 6A ऑलरेडी काफी डिस्कशन में चल रहा है। ये किसके रिजल्ट में हुआ था, बांग्लादेश के साथ हम एकॉर्ड किए थे, नाम था उस एकॉर्ड का असम एकॉर्ड, ट्रीटी को एकॉर्ड भी कहते हैं, असम एकॉर्ड। और किसके किसके बीच हुआ था, उस समय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट राजीव गांधी के अंडर में था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस समय का स्टेट का जो गवर्नमेंट था असम में वो भी कांग्रेस की थी, इसीलिए ये एकॉर्ड इजीली हो गया था। किसके किसके बीच में हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुआ था और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट ही तो मना करेगी ना। अब इस 6A क्या प्रोवाइड करता है, पहले डिस्कस किए हम लोग, बताइए।
6A में क्या था, नागरिकता का एक सीलिंग है ना, डेट, क्या डेट था, 2 डेट था। एक था 1966, 1966 तक वो था, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था क्योंकि जब आज़ादी हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उस समय लोग कंफ्यूज थे, इंडिया में रहना है, बांग्लादेश में रहना है। उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, तो उनको कंफ्यूजन था कि जमीन यहाँ है, रिलीजन तो हिंदू है, तो भाग के वहाँ जाना पड़ेगा। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे एक मंटो का नाम सुना होगा, बहुत फेमस पोएट है मंटो। वो पहले इंडिया में रुक गए, फिर दंगा स्टार्ट हो गया तो वापस पाकिस्तान चले गए कि यहाँ पे तो कभी भी मार दिए जा सकते हैं। मंटो एक पिक्चर है, वो देखिएगा, उसका टेलर काफ़ी फेमस है, तो यू शुड सी दैट टेलर, ठीक है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज थे कि इंडिया में को चूज करें कि पाकिस्तान को चूज करें, इसीलिए हमने एक कट ऑफ जो दिया है वो 1966 दिया है। 1966 वाले कट ऑफ में ये है कि डायरेक्ट हम दे देंगे सिटीजनशिप, एकदम हम सिटीजनशिप कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। दूसरा हमने दिया 1966 और 1971 के बीच में, उसमें यह था कि आपको सिटीजनशिप देने के पहले 10 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। वो इसलिए दिया गया क्योंकि 1971 में 25 मार्च, यहाँ पे 24 मार्च दिया, 25 मार्च को वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया था। ऑपरेशन सर्च लाइट में जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट थे, जो सेपरेट बांग्लादेश की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने बमबारी स्टार्ट कर दिया था, तो लोग भागना स्टार्ट कर दिए बांग्लादेश से असम। तो वो कंडीशन में हमने दूसरा डेट ये दिया है। क्लियर हो रहा है। इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजनशिप का आर्टिकल है, दैट इज फ्रॉम द आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 जो है वो पावर दिया है पार्लियामेंट को टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। 1955 में हमने, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो उसके बाद भी सिटीजनशिप का अलग अलग कंडीशन होगा ना। उस समय की गवर्नमेंट थोड़ी जानती है कि या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं कि बाद में क्या होगा, बाद में कहाँ लड़ाई हो जाएगी, बाद में क्या कंडीशन होगा। तो पार्लियामेंट को उन्होंने पावर दे दिया कि आप मॉडिफाई कर दीजिएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने 1986 में ये मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अलाउ कर दिया। लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि जो मॉडिफिकेशन है, पहली बात की पावर है कि नहीं पार्लियामेंट के पास, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी आर्टिकल 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पावर देता है टू द पार्लियामेंट टू फ्रेम। आर्टिकल 11 यहाँ पे है, इट्स गिव्स द पावर, ग्रांट पावर टू पार्लियामेंट सबस्टेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्मुलेटिंग द लॉ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, कि जितना मन करे उतना ये चेंज कर सकते हैं, उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए इसको जस्टिफाई किया गया है कि हाँ सही है, और जो जजमेंट आया उसमें ये भी बोला गया कि बैलेंस बराबर बनाए। देखिए इतना भी नहीं है कि हमने सबको अलाउ नहीं किया तो आपका कल्चर भी बच गया, और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके कल्चर को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, साथ साथ हमें ह्यूमैनिटी भी दिखाना है। अगर किसी को मारा जा रहा है और आपके वहाँ थोड़े दिन के लिए कह रहा है कि रह लेंगे और आप जगह दे देते हैं, तो वो तो सही है। दैट इज द बैलेंसिंग एक्ट। क्लियर। लास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर पे बड़ा बहस है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि क्लीन एनर्जी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन एनर्जी है पर खतरा भी है, क्योंकि उससे रेडिएशन होगा, रेडियो एक्टिव जो एनर्जी निकलेगी उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं होता है, बाद वाली जनरेशन तक होता है, ठीक है। उसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो रस्सा, यूक्रेन में, उस समय यूएसएसआर में था, अभी रस्सा में है, उसका नाम है चेरनोबिल, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं चेरनोबिल कहीं दिख रहा है, कहाँ है, ठीक है। एक चेरनोबिल यहाँ पे है, चेरनोबिल, वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर जहाँ से एनर्जी बनती थी वहीं पे लीकेज हो गया, और काफ़ी लोगों का, मतलब ऐसे रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि डेथ हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों का रेडिएशन से इम्पैक्ट पड़ा था। उसका इम्पैक्ट अभी भी पड़ता है, क्योंकि रशिया उस समय डीप स्टेट था, कुछ बाहर नहीं आने देता था, तो वो बाहर नहीं पता चला, बट दिस वॉज द केस, ठीक है। इंडिया में आप इंडिया में तो नहीं हुआ है, जापान में, इंडिया में जो हुआ था भोपाल हुआ था, वो तो कुछ गैसियस इम्पैक्ट था, साइनाइड था, ठीक है। यहाँ पे है फुकुशिमा, जापान में है, वहाँ का जो था अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक से डिफेक्ट हो गया था और वहाँ से रेडिएशन हुआ था, तो वो भी बहुत खतरा था। अगर वो हो गया होता तो काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन से इम्पैक्ट हुआ होता। और साथ साथ यूएस का भी है 3 माइल्स आइलैंड एक्सीडेंट, ये भी हुआ था। ये सब एक्सीडेंट हुए हैं जिसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी को
लोग फूक फूक के मतलब काफी प्रोटेस्ट होता है। इंडिया में आप देखिएगा जहाँ पे भी हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है कि आगे खतरा है, लेकिन फायदा ये है कि एक बार पैसा लगता है उसके बाद जो रिसोर्स है वो कम लगेगा, यूरेनियम लगेगा। और यूरेनियम थोरियम काफी है, थोरियम इंडिया में है, यूरेनियम भले नहीं है, क्योंकि थोरियम का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो इंडिया में है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि CO2 नहीं निकलेगा तो ग्रीन हाउस नहीं निकलेगा, तो उसका फायदा है कि हम इन्वायरमेंटली भी इसको क्लीन करते हैं। तो दोनों डिबेट है, डिबेट ये है कि क्लीन है और एक बार आप लगा देते हैं तो वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन ये है कि खतरा भी बहुत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को लेके डिबेट चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। हाँ, इसमें ये न्यूज में है ना कि अब इसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने छोटा छोटा न्यूक्लियर पावर एनर्जी कर रहे हैं, तो उसी को कहा जा रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और जो अभी गूगल यूज कर रहे हैं वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कर रहे हैं कि इससे खतरा भी कम होगा, क्योंकि छोटा होगा तो तुरंत हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे। जो फुकुशिमा में था, जो चेरनोबिल में था, वो बड़े बड़े रिएक्टर्स थे। क्लियर हो रहा है? छोटा रिएक्टर मतलब इस मुझे बिल्डिंग का एनर्जी करना है तो जनरेटर टाइप का मैं एक छोटा सा न्यूक्लियर मॉड्यूलर लगवा लूँ तो इससे काम चल जाएगा, क्योंकि इजीली हम जाके बंद कर देंगे, या कुछ भी अर्थक्वेक आता है तो उसको संभाला जा सकता है। लेकिन बड़े लेवल पे है वहां पे डिफेक्ट हो जाए तो दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होता है? फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन एक चैन रिएक्शन होता है, एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो रुकना मुश्किल होता है। यही मेन रीजन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक साइंस में कि कैसे उसमें सेल्फ प्रोड्यूस होने लगता है और उसके बाद वो रिएक्शन चेन में बढ़ने लगता है। दिस इज द मेन रीजन। This is all about from the today's news. We will conclude our session here. Thank you for joining the session. Jai Hind.